बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हम करेंगे प्रॉपरली और लेक्चर 2 है हमारा। इससे पहले लेक्चर 1 में मैं मुकम्मल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AFC4 की बुक का इंट्रो दे चुका हूँ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो पूछ सकता है मुझसे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेक्चर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 में मौजूद क्या है? चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास कंटेंटली दो चीज़ें हैं। एक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड कंटेंट है हमारे पास सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि सॉफ्टवेयर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें जो हैं हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंशाल्लाह पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर मैं डिटेल से मैं बताऊं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, या मैं अगर सेक्शन का पहले ओवरव्यू दे दूं तो वो क्या है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। उसके बाद ब्रीफली मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन बता दूंगा कि कंप्यूटर की टर्म क्या है, वगैरह वगैरह, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ये चीज़ें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पहला चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, मुकम्मल थ्योरी है, जिसको हो सकता है आपको याद करना पड़े और कुछ टर्म्स को याद रखना पड़ेगा। जबकि इसके बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, हमारे 13-14 चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर जो है प्रैक्टिकल टास्क हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो सेकंड कंटेंट है वो हमारे पास है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास CPU क्या है और CPU के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं CPU में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और उनकी वर्किंग क्या है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इनपुट डिवाइसेस क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइसेस किस लिए इस्तेमाल होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है और स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। तो फर्दर मोर अगर मैं मज़ीद आगे जाऊँ तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कि हमारे पास कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी दुनिया में प्रोसेस ऐसा नहीं है, चाहे वो डिजिटल प्रोसेस है या एनालॉग प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बग़ैर डाटा के इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। हमेशा याद रखिएगा कि डाटा होगा तो इंफॉर्मेशन है, अगर डाटा मौजूद नहीं है तो इंफॉर्मेशन कभी भी हमें नहीं मिल सकती। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास घर में गंदे कपड़े मौजूद हैं, आपकी इंफॉर्मेशन या प्रोसेस्ड फॉर्म ये है, या मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि आपके पास आउटपुट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ साफ़ कपड़े होने चाहिए। मतलब आपको साफ़ कपड़े चाहिए, तो जब तक आपके पास गंदे कपड़े मौजूद नहीं होंगे, मतलब आपके पास इनपुट या डाटा नहीं होंगे, तब तक आपके पास इंफॉर्मेशन मतलब कि साफ़ कपड़े नहीं मिल सकते। सिमिलरली एक बात याद रखिएगा कि यूज़र को कभी भी जो डाटा होता है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। यूज़र कभी भी डाटा को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। यूज़र हमेशा डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके या डाटा से इंफॉर्मेशन प्रोसेस बना के ही कन्वर्ट करवाता है और फिर इसको इस्तेमाल करता है। इसकी सेकंड एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास डाटा इन द फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है, आपके पास पैसे मौजूद हैं, तो तब ही आपके पास कोई भी चीज़, कोई भी आउटपुट, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप ख़रीद सकते हैं।
अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप कभी भी डाटा से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो आपके पास सिमिलर, बिल्कुल सिंपली अगर मैं कहूँ कि डाटा होगा तो इंफॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब मैं ये बताता चलूँ कि डाटा होता क्या है। डाटा क्या चीज़ है, डाटा को क्यों इस्तेमाल करते हैं, या डाटा से क्या मुराद है। डाटा हमारे पास कोई भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं ये कौन से हैं? कोई भी नॉन मीनिंगफुल आपके पास मटेरियल है उसको रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर, और ये नॉन मीनिंगफुल होते हैं, नॉन मीनिंगफुल। इट इज़ नॉन मीनिंगफुल फॉर यूज़र, हमारे लिए नॉन मीनिंगफुल है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए मीनिंगफुल भी है। और हमारे पास जो डाटा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डाटा जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या मीनिंगफुल फॉर्म जो होती है, फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको साथ साथ समझ आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। ये भी मैं बताता चलूँ कि इनपुट क्या है। तो इनपुट सिंपली आप ये कहें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके कंप्यूटर को दी जा रही है उसको इनपुट कहा जाता है, और कंप्यूटर से ली जाने वाली इंस्ट्रक्शंस या कंप्यूटर से लिए जाने वाले रिजल्ट्स जो होंगे वो हमारे पास आउटपुट होगी। ठीक है, एनीथिंग which is given to computer system is called input। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम दे रहे हैं किसको, कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं, तो वो हमारे पास इनपुट है। और ऐसी चीज़ एनीथिंग विच इज़ गेटिंग फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, द रिजल्ट्स भी कह सकते हैं, द रिजल्ट्स विच वी गेट फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास हम कहते हैं 2 + 2, हम कहते हैं 2 + 2 = 4। अब यहाँ पर जो 2 + 2 है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास डाटा है, जबकि हमारे पास जो 4 है ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट्स या इंफॉर्मेशन होगी। ये जो = का साइन नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपके पास कोई भी फंक्शन है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर प्लस का जो साइन है ये कोई भी फंक्शन है, = प्रोसेसिंग है, प्लस की जगह माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कोई भी फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लस का साइन जो है वो बेसिकली आपके पास फंक्शन है। 3 और 2 या 2 और 2 जो है ये बेसिकली आपके पास डाटा या इनपुट है, जबकि = आपके पास प्रोसेसिंग और 4 आपके पास रिजल्ट आ गया। मतलब आप ये दोनों 2 और 2 को प्लस करेंगे तो तब जाके आपको पास 4 आएगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको कभी भी 2 और 2, जो हमारे पास एग्जांपल है इसके मुताबिक 2 और 2 कभी भी ज़रूरत नहीं होता, आपको चाहिए होता है 4, तो 4 आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है, इसके बाद हम चलते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की तरफ, कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस।
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया, हम चलते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और आईओ डिवाइसेस की तरफ चलते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस में हम ये कहेंगे कि those devices which are used to enter data in computer system is called input devices. Input devices ऐसी डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को इंटर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर से डाटा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इनपुट डिवाइसेस की बात करूं तो हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, वेबकैम है, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो कीबोर्ड, अब जब भी हम टेक्सचुअल डाटा एंटर करने की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले बात आती है कीबोर्ड की, कि यार जब भी हमने लिखना है, डाटा एंटर करना है, हमने अपना नाम लिखना है, तो हमारे पास कीबोर्ड का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कीबोर्ड नहीं होगा तो तब तक हम इनपुट जो है टेक्सचुअल डाटा को इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह जब हम कोई पॉइंट करवाना चाह रहे हैं, पॉइंटिंग डाटा, लाइक अगर आप को नज़र आ रहा हो तो स्क्रीन पर जैसे जैसे मैं अपने माउस को मूव करवा रहा हूँ तो बेसिकली मैं पॉइंट करवा रहा हूँ। तो इस पॉइंटिंग में मेरे पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो है माउस। माउस को इस्तेमाल कर सकते हैं, या अल्टरनेटिव एक और है जिसको हम कहते हैं टच पैड, जो कि ज़्यादातर आपने देखा होगा आपके पास जो है लैपटॉप में मौजूद होता है ये टच पैड। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं पॉइंटिंग के लिए। लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद एक्यूरेसी चाहते हैं, मज़ीद बेहतरी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जॉयस्टिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सर्कुलरली किसी या किसी कर्व पाथ में डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शनल या 3D रोटेशंस के लिए आप पॉइंटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जॉयस्टिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो या फिर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गेम्स के अंदर हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस के बाद आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर से रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं और किसी से ये पूछें कि यार आउटपुट डिवाइस कौन सी है, या हमारे पास ऐसी कंप्यूटर से जब हम रिज़ल्ट लेते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट लेते हुए कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि हमें रिज़ल्ट्स दे रही होती है, या आउटपुट डिवाइस है, या हमें कुछ दे रही है। तो सबसे पहले यूज़र के जहन में ये बात आती है कि हमें सबसे ज़्यादा देने वाला जो सोर्स है वो है VGA सोर्स। मतलब VGA वीडियो ग्राफिक अरे सबसे ज़्यादा हमें आउटपुट दे रहा होता है। तो मॉनिटर सबसे पहले जहन में आएगा। मॉनिटर, अब मॉनिटर नहीं इस्तेमाल हो रहे लेकिन बेसिक्स तो मॉनिटर था, LCD LEDs वगैरह या VGA पैनल्स वगैरह को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह प्रोजेक्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। स्पीकर को इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पीकर जब आप सुन रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली आप आउटपुट ले रहे हैं। इसी तरह प्रिंटर है आपके पास जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि हम रिजल्ट्स को गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंटर क्या करता है कि आपके पास सॉफ्ट फॉर्म डाटा जो है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, और जबकि स्कैनर क्या करता है, हार्ड फॉर्म को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आफ्टर इट मैं अगर बात करूं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बाद, व्हाट इज CPU? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। इसका एब्रिविएशन जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU जो है वो बेसिकली कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इससे पहले मैं बता चुका कि CPU को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी इनपुट को डायरेक्टली आउटपुट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इस इनपुट को आप डायरेक्टली कभी भी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करवाने के लिए दरमियान में आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। किसका? CPU का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेसिंग यूनिट कोई भी है उसका होना
बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा तब तक आप प्रोसेसिंग नहीं करवा सकते। आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीपीयू की डेफिनेशन की बात करें तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट टेक्स द इनपुट, जो कि इनपुट को लेता है, कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इकट्ठी करता है इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स को, और उसके बाद वो क्या करेगा कि जो भी आउटपुट होगी आउटपुट डिवाइस को वो आउटपुट डिलीवर कर देगा। पहले वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो आपको एग्जांपल नज़र आ रही है 2+2=4। तो इक्वल टू जो है वो हमारे पास एज अ प्रोसेसिंग काम कर रहा है। अगर मैं इस इक्वल टू को ख़त्म कर लूँ तो 2+2 के बाद कभी भी 4 रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर मैं ये बात करूँ कि आप इक्वल टू प्रेस ही ना करें तो कभी भी आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक कैलकुलेटर ओपन मैंने किया है, यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ 2, उसके बाद प्लस एंड देन 2, या 2 के बाद +3 कर दिया, या 2+23 या 2+3। जब तक मैं इक्वल टू प्रेस नहीं करूँगा तब तक मेरे पास रिजल्ट नहीं आएगा। और जो ही मैं प्रोसेसिंग करवाता हूँ, मतलब इक्वल टू प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 5। ये देखें 2+3 रिजल्ट जो है 2+3 इक्वल टू जब आएगा तो उसके बाद ही 5 आएगा। इससे पता चला कि जब तक आप प्रोसेस नहीं करवाते तब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को, इनपुट को भी, आउटपुट को भी और सीपीयू को भी। इसके बाद एक डिवाइस की बात करूं, आईओ डिवाइस या आईओ डिवाइसेस की बात करूं, तो ये आप कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आईओ डिवाइस, कुछ स्टूडेंट्स से हो सकता है इससे पहले भी सुना हो। तो आईओ डिवाइस हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए, दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस में अगर आप चेक करें, कीबोर्ड में जब भी आप डाटा इनपुट करेंगे तो कभी भी रिजल्ट्स सेम स्क्रीन से आपको नहीं मिलेगा, या कभी भी सेम मीडिया से रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे आप डाटा कीबोर्ड से एंटर करते हैं तो कीबोर्ड से ही रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, इसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले यूनिट पे, मॉनिटर है, एलसीडी है, कोई पैनल लगाया हुआ है, तो वहाँ से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली जब आपके पास स्पीकर है तो स्पीकर में डाटा आप इंटर नहीं कर सकते, स्पीकर से डाटा कंप्यूटर से मिलना है और देन ही, मतलब ये कि स्पीकर को डायरेक्टली आप डाटा इनपुट नहीं कर सकते। स्पीकर को डाटा इनपुट करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट का होना ज़रूरी है, और प्रोसेसिंग करके ही डाटा कंप्यूटर जो है वो स्पीकर को देगा। और जो भी आपने इनपुट इंटर की होगी किसी पॉइंटिंग डिवाइस से, किसी माइक से, या किसी भी दूसरी इनपुट डिवाइस से डाटा आपने एंटर किया होगा तो वो स्पीकर से मिलेगा। लेकिन आईओ डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता। आईओ डिवाइसेस में जिस मीडिया से आप डाटा इनपुट करते हैं, सेम मीडिया से ही डाटा आपको, सेम मीडियम से ही डाटा आपको वापस रिजल्ट्स की फॉर्म में मिल जाता है। जैसे टच स्क्रीन है तो इनपुट करेंगे तो रिजल्ट्स भी सेम ही स्क्रीन से आपको वापस मिलेगा। डिजिटल कैमरा एग्जांपल है, कैप्चरिंग कर रहे हैं, जैसे वेबकैम का फंक्शन मौजूद है, कैप्चरिंग कर रहे हैं तो कैप्चरिंग इज़ द इनपुट फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, और रिजल्ट जो है वो आपको उसके ऊपर जो भी स्क्रीन लगी हुई है उससे मिलेगा। सिमिलरली फोटोकॉपियर की बात करें तो फोटोकॉपियर में भी स्कैनर इस्तेमाल होता है। तो स्कैनर क्या कर रहा है आपके पास, स्कैनर आप किसी भी हार्ड मटेरियल को, हार्ड फॉर्म को, फिजिकल डाटा को आप स्कैन करते हैं जो कि इनपुट फंक्शन है, और रिज़ल्ट आपके पास प्रिंट होकर आपको मिलता है। जैसे आप प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पास फोटोकॉपियर में रिज़ल्ट, तो फोटोकॉपियर में रिज़ल्ट जो है वो आपको फिजिकल डाटा आपको वापस मिलेगा। मतलब पहले आपने स्कैनिंग करवाई, इनपुट फंक्शन है, और फिर प्रिंट आउट होकर आपको मिला तो आउटपुट फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन एक ही जगह पर मौजूद हैं, तो ये आपके पास रिजल्ट्स जो हैं
आईओ डिवाइस के तौर पर, या आईओ डिवाइस जो है दोनों काम आपके पास कर रहा है, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। इसके बाद हम कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ जाते हैं और हार्डवेयर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिस स्टूडेंट हम हार्डवेयर की तरफ आते हैं, तो जब भी हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर कोई ऐसा पार्ट होगा जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। कोई भी मशीन है, ज़रूरी नहीं है कोई कंप्यूटर मशीन ही हो, कोई भी मशीन है तो किसी भी मशीन का ऐसा पार्ट जिसको आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में खड़ी गाड़ी जो है उसमें कोई स्टेयरिंग मौजूद है, दरवाज़ा है, तो वो हार्डवेयर है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम में, तो द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर मशीन या कंप्यूटर सिस्टम which we can touch is called हार्डवेयर। तो ये आपके पास हार्डवेयर है। मिसाल के तौर पे क्या है, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कीबोर्ड आपके पास हार्डवेयर हो गया। आप माउस को टच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपके पास हार्डवेयर हो गया। आप एलसीडी को टच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो एलसीडी आपके पास जो है हार्डवेयर हो गया। आप मॉनिटर को टच कर सकते हैं, तो मॉनिटर भी आपके पास हार्डवेयर हो गया। आप सिमिलरली रैम को टच कर सकते हैं, तो रैम भी आपके पास हार्डवेयर है। लेकिन आपने कभी सोचा है गेम्स को आप टच नहीं कर सकते कभी भी, तो इट मीन गेम्स आपके पास हार्डवेयर नहीं है। आप कभी भी किसी सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, इट मीन कि सॉफ्टवेयर भी आपके पास हार्डवेयर नहीं है। आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज़ को टच नहीं कर सकते, इट मीन वो भी आपके पास हार्डवेयर नहीं है। तो सिंपल आप ये याद रखिए कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको आप टच कर सकते हैं वो आपके पास हार्डवेयर कहलाता है। ठीक हो गया। अब कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, कोई भी डिवाइस है तो हर डिवाइस का अपना अपना हार्डवेयर होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी डिवाइसेस का अपना ही हार्डवेयर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गाड़ी और एक साइकिल है तो उनके अपने अपने हार्डवेयर होंगे। गाड़ी के अपने टायर होंगे, साइकिल के अपने टायर होंगे। गाड़ी का स्टीयरिंग होगी जबकि साइकिल का हैंडल होगा, तो इन दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा आ सकता है। सिमिलरली एक बात ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशन में भी हार्डवेयर डिफरेंस हो सकता है। मिसाल के तौर पर सुपर कंप्यूटर है तो उसका हार्डवेयर अलग होगा, और मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर अलग होगा। अगर एक मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर सिस्टम की मैं बात करूं, बिकॉज यू नो बेटर अबाउट कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो भी आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल है। तो मोबाइल फ़ोन की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास एक कंप्यूटर है और एक लैपटॉप भी आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है। तो इन दोनों कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर में भी बहुत डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर मोबाइल में जो कीबोर्ड है उसमें और लैपटॉप के कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मोबाइल में जो स्पीकर है उसमें और कीबोर्ड के लैपटॉप के स्पीकर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आपके पास जैसे जैसे जनरेशन्स कंप्यूटर की चेंज होती हैं, ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी डिफरेंस आता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ। तो आप लोगों को बेहतर पता है, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, जनरेशन्स, नई जनरेशन आती हैं, ऐसे कंप्यूटर्स की भी जनरेशन है, कंप्यूटर की भी फर्दर आने, तो कंप्यूटर्स के भी फर्दर आने वाली नई टाइप हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आना शुरू हो जाती है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जब भी हम बात करते हैं तो इट मीन कि हमारे पास कंप्यूटर में भी टाइप्स होंगी। अब टाइप से मुराद ये है कि कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जो ज़्यादा पावरफुल होंगे, कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जो कम पावरफुल होंगे। जब भी हम अडॉप्शन की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अडॉप्शन की बात करते हैं, तो याद रखिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है अपने पर्पस की। हमें अपना कंप्यूटर सिस्टम किस लिए इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करता हूँ जो कि
डिफेंस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है या सुपर कंप्यूटर एविएशंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो उस सिस्टम को हम घर में प्रिंटिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। या अगर मैं ये बात करूं कि अगर हमें जहाज़ को उड़ाने के लिए या उसकी फ़्लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है और उसकी जगह मैं मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर सिस्टम या मिनी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं उससे उसको कंट्रोल कर सकूं या उसको इस्तेमाल कर सकूं। तो इसलिए पर्पस के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स हैं। तो टाइप्स के लिहाज से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल कहाँ होता है? सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए डेफिनेटली लार्ज स्पेस की ज़रूरत है। आप इसको घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते और घरों में ये किसी काम का भी नहीं है। ये बेसिकली सुपर कंप्यूटर को हम बहुत ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप सोचें जो बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोसेसिंग है वो किस तरह की हो सकती है? हमारे पास लार्ज प्रोसेसिंग हो सकती है, वेदर फॉरकास्टिंग हो सकती है, मौसम का हाल जानने के लिए। तो इसके लिए डेफिनेटली आप अपने लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ पता करने के लिए आप कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो कि डायरेक्टली बादलों से वेदर फॉरकास्टिंग करवा रहा है और इन्वायरमेंट को चेक करके क्लाइमेट को चेक करने के लिए वहाँ से वो चेक एंड बैलेंस कर रहा है और उसके बाद क्लाइमेट एंड ग्लोबल वेदर प्रिडिक्शंस कर रहा है, तो उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी सुपर कंप्यूटर की। इसी तरह अगर वो बहुत ज़्यादा छोटी कैलकुलेशंस, जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मॉडलिंग की बात करूं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करने के लिए माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशंस के लिए सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा। इसी तरह नेशनल डिफेंस सिस्टम के अंदर जहाज़ों की उड़ान को चेक करने के लिए, F-16 की परवाज़ के लिए उस सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मैं वो बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कैलकुलेशन जहाँ पर हो रही है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है। सुपर कंप्यूटर का ताल्लुक प्रोसेसिंग के साथ है। जहाँ पर हाई प्रोसेसिंग आपने यूज़ करनी है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद सेकंड कैलकुलेशन या सेकंड कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम। मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम को बी पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, लेकिन इसका ताल्लुक प्रोसेसिंग से कम और स्टोरेज से ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे जहाँ पे स्टोरेज आपने बहुत ज़्यादा करनी है तो वहाँ पर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा है कि हमारे जो जितने भी सेलुलर कंपनीज़ हैं, GSM सेलुलर कंपनीज़ हैं, मिसाल के तौर पे यूफोन है, जैज़ है या दूसरी कंपनीज़ हैं, ये हमारा रिकॉर्ड्स जो है कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह सारा का सारा बहुत ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड है। तो इसको वो कैसे सेव करते होंगे? डेफिनेटली उसके लिए वो सर्वर रूम बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेव करने के लिए हार्ड डिस्क को लगाया जाता है, हार्ड डिस्क पैनल्स को लगाया जाता है, हार्ड डिस्क यूनिट को या स्टोरेज यूनिट को लगाया जाता है, जहाँ पर सर्वर्स को लगाया जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक बड़े कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि छोटी मेमोरी है तो उसके लिए छोटा दिमाग काफ़ी है, लेकिन अगर बड़ी मेमोरी है, ज़्यादा बातें अगर याद रखनी है, ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को याद रखना है, सेव करना है अपने पास और उसको फिर बाद में चलाना है, तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली आपने देखा है फेसबुक का रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप का रिकॉर्ड्स, ये सारा किसी न किसी सर्वर में जाकर सेव होता है, तो उस सर्वर को रन करवाने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, तो स्टूडेंट्स मिनी कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? मिनी कंप्यूटर नाम से ज़ाहिर है एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो कि लेस पावरफुल होगा, ज़्यादा पावर नहीं रखता, ठीक है। और ज़्यादातर ऐसे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं। उन कंप्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जाया जा सकता है, बहुत आसानी से। मिसाल के तौर पर आजकल हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनसे बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग नहीं करवाई जा सकती।
मिसाल के तौर पर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर से प्रिंटिंग, हाई प्रिंटिंग तो करवा लेते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन से ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, हाई प्रिंटिंग के लिए आपको वही कंप्यूटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मिनी कंप्यूटर छोटे छोटे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मोबाइल फ़ोन, आप पीडीएफ फॉर्म में किसी डाटा को चेक करना चाहें या ईमेल्स करना चाहें, ईमेल्स देखना चाहें, कनेक्ट होना चाहें, व्हाट्सएप यूज़ करना चाहें, तो ये बहुत बेहतर है मिनी कंप्यूटर्स। इन छोटी प्रोसेसिंग्स के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मतलब फाइल हैंडलिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे पास, ये तो बहुत ज़्यादा बेहतर पता है, आजकल जो घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनके साथ माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक्स वगैरह अलहदा लगानी पड़ती हैं, ऐसे कंप्यूटर्स को होम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, या एक और आपने वर्ड सुना होगा, पीसीज। तो पीसीज क्यों कहा जाता है? इसका एब्रिवेट है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, इनको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, इस वजह से इसको शॉर्टली मतलब पीसीज कहा जाता है। आफ्टर इट हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर तो नहीं होते, लेकिन हमारे घरों में होने वाले छोटे मकासद जो है उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस के अंदर भी हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर्स नाम से ज़ाहिर है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स हो सकते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको हम आसानी से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सोर्स तो इसमें भी इस्तेमाल होगा, लेकिन क्या होगा, इसमें बैटरी इस्तेमाल होगी। एक बात याद रखिएगा, कोई भी ऐसे सिस्टम जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सके, एक जगह से लेके दूसरी जगह लेकर जाने का मकसद या मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप एक जगह से बस उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ऐसा तो कोई भी कंप्यूटर है जिसको उठा के, प्रिंटर को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, माउस कीबोर्ड को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जिनकी वर्किंग में कोई फ़र्क ना है, आप रास्ते में भी इसको इस्तेमाल कर सकें, तो ऐसे कंप्यूटर्स को पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास लैपटॉप हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास लैपटॉप के अलावा मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो ऐसे कंप्यूटर जिनको आप रास्ते में भी इस्तेमाल कर सकें, कहीं पे भी लेके जाते हुए, तो ऐसे कंप्यूटर्स को पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है। तो आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुके हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रिवाज आ चुका है, तो इनको पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और कंप्यूटर्स है जिनको कहा जाता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो स्मार्ट गैजेट्स की तरह काम करते हैं। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनको आप हाथ में उठा सकते हैं और रास्ते में आपको इस्तेमाल भी कर, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, डिजिटाइज़र हो गए, जो ग्राफिक डिजिटाइज़र्स होते हैं, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो हैंड हेल्ड डिजिटाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हैंड हेल्ड डिजिटाइज़र क्या करते हैं, बेसिकली वो ग्राफ मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपने नेविगेटर्स देखे होंगे जो कि किसी भी सिमत की डायरेक्शन देने के लिए, किसी भी तरफ की डायरेक्शन देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, नेविगेटर जिनको कहा जाता है, तो वो भी हैंड हेल्ड डिवाइस। इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर लाइन मैन जो होते हैं, चाहे वो हमारे जो है लोकली जो गली मोहल्ले में आ रहे होते हैं, जो रीडिंग करते हैं, बिजली के मीटर्स या गैस के मीटर्स की रीडिंग करते हैं, उनके हाथ में आपने हैंड डिजिटाइजर्स देखे होंगे, हैंड रीडर्स देखे होंगे, जो रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हैंड हेल्ड डिवाइसेस कहा जाता है। अगर कोई बात समझ ना आई तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। और इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 एंड हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।